फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे 11th का जो फिजिक्स का पेपर है, जो कि कोविड-19 के कारण आप लोगों को ओपन बुक की तरह दिया गया है, तो आपको सॉल्व करना है। तो उसमें ये आपको बहुत मदद करने वाला है। इसमें मैंने सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर रखा है और साथ ही साथ मैंने इसमें सॉल्व कर रखा है सभी आंसर्स को, देखिएगा, है ना। तो बात को शुरू करते हैं। तो ये आपका पेपर 11 का, ठीक है, कक्षा 11वीं अभी मैं लेके आया हूँ हिंदी मीडियम्स के लिए, ठीक है। अब ये जो आपके पास आ रहा है अल्टीमेटली 165 इसका नंबर है और ये फिजिक्स का यानी भौतिक शास्त्र का है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं जैसे ही। तो पहले अपन करेंगे एमसीक्यू, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर बिल्कुल करें दोस्तों के बीच में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों को सही चुनकर लिखे। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों, है ना। ये जल्दी से लगा लीजिए आप लोग, है ना। और निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो कार्य क्या है? अदिश है, ठीक है। गतिज ऊर्जा अदिश है, चाल अदिश है, केवल आवेग जिसका मान कितना होता है F × Δt होता है, ठीक है। ये कैसी है? सदिश राशि है, ठीक है। रॉकेट प्रणोदन यानी रॉकेट प्रोपल्शन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो वो जो आता है यहाँ दिया गया द्रव्यमान संरक्षण, वेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और संवेग। तो वो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? न तो द्रव में होती है और सभी में समान तो हो ही नहीं सकती, गैस में तो बहुत ही कम होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ, है ना, सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक है वो कौन सा है? तांबा, रबर भी है, लेकिन इन ऑप्शन में से निकालना है तो इस्पात आपका सही ऑप्शन जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में वो वाला 10⁻⁻10 मीटर और इम्पल्स जो है आपका वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कार्य करता है। और सॉलिड मीडियम में इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। और मोस्ट जो होता है इलास्टिक जिसको आप कहा जाए तो वो आपके पास आता है, नहीं प्लास्टिक नहीं, स्टील जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये क्या? ग्राम में। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास? केजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻³ और मीटर की कितनी हो जाएगी? इसमें 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आपके पास आएगा 10⁻³ × 10⁻⁴। तो यहाँ से आंसर आप लिखेंगे 10⁻⁷। तो फाइनल आंसर आपका क्या लिखने वाले हैं आप? ये सब हटा दीजिए, है ना। आपको बस ये 10⁻⁷ लिखना है और यहाँ ग्राम cm² और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 10⁻⁷ का फैक्टर। वृत्ति गति के लिए क्या होगा? अभिकेंद्री बल आवश्यक है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अभिकेंद्री बल आवश्यक है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, सभी को पता है, ठीक है। और पृथ्वी पर पलायन में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखना है, किलोमीटर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। यानी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर आप इस वेग से पत्थर को फेंकेंगे तो वो धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? 11.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ताप बढ़ने पर गैसों की शानता क्या होती है? घटती है, ठीक है। ये वाला आपको लगाना है। दैट्स ऑल। ये तो आपके MCQ बन गए। वही वाला अपन ने सॉल्व करा 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। नेसेसिटी ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। SI यूनिट जूल लगा दीजिए आप, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी वापस मैंने कराई है कि 10 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। और ये गैसेस की क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। तो ये आपको लगाना है, घटती है। अब आपको यहाँ से मैचिंग द कॉलम करना है ना। तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है dx/dt लगा दीजिए आप। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन सा लगाएंगे आप? ये वाला लगाएंगे। क्या? डेल्टा के प्लस ये क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी और ये स्टैटिक यानी स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी। ये इन दोनों का योग क्या होता है? 0 की, क्योंकि एक mgh होता है तो दूसरा ½ mv², तो ये उसका जाएगा। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहेंगे आप? ΔP 0 लगाएंगे, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण आपके पास R×F हो जाता है ना। और अभिकेंद्री बल mv²/r। तो ये आप जल्दी से लगा लीजिए और वीडियो को जस्ट लाइक कर दीजिए, शेयर भी करना बिल्कुल ना भूले। बाकी तो कहानी यही है। इंस्टेंटेनियस के लिए dx/dt, इंग्लिश में भी कंजर्वेशन मोमेंटम ये आ जाएगा। क्या है? कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी नहीं, ये जाएगी मैकेनिकल। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आएगा? ये जाएगा। और टॉर्क R×F
नो डाउट। और सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r लगाइए, है ना। चलो अब जो क्वेश्चन आता है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.1, है ना, 800 आपके पास आ जाएगा जूल, है ना। तो ये आंसर लिख लीजिए इसका। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ये थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि ये एक सिस्टम है, ये एक बी सिस्टम है और एक ये सी सिस्टम है, ठीक है। ये इसके साथ क्या इक्विलिब्रियम है, ये इसके साथ क्या इक्विलिब्रियम है, तो ये ए बी और एक को सी कर लीजिए, है ना। मैंने इस बी को हटा दीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, एक सी कर लीजिए। तो आपके साथ ए सी के साथ क्या है, आइसोथर्मल है ना, समतापी है, और या संतुलन में कह सकते हो, या ए बी के साथ कैसा है, आइसोथर्मल है या समतापी है। तो बी ऑटोमेटिकली सी के क्या हो जाएगा, सी के क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी समतापी अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। और सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है, याद रख लीजिए 2 सेकंड इसका आवर्तकाल। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, 6.6 10 की पावर कितना होता है, -11, ठीक है। ये लिखना है आपको और उसका मात्रक सहित लिखना है। तो मात्रक आप क्या लिखेंगे, उसका मात्रक जो आ रहा है कि F = G m1 m2/r², ठीक है। तो अब G का मात्रक क्या लिखे कि ये F के मात्रक के बराबर आ जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, पर केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो ये आपका मात्रक भी हो गया, तो ये आपको मात्रक लिखना है, दैट्स ऑल। और शांतता का मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है, क्या होता है, शांतता का मात्रक पॉइज लिख लीजिए, दैट्स ऑल। तो आपके सारे चारों क्वेश्चन यानी 20 नंबर तो पक्के आपके डब्बे में आ गए आपके पास। ओके, अच्छा लगा वीडियो, बस अब अपन आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ तक आया, है ना। जीरोतला क्या कहलाता है ना, तो ये सारी चीज़ें देखो दोस्तों, है ना। कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए और कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध बताइए। तो मैंने इसका हल नीचे लिखा है, देखो। चलो कहाँ गया मेरा हल, ये वाला, यहाँ से हल आप इसको कॉपी कर लीजिए, या तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, है ना। तो यहाँ पर लिखना कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग विस्थापन की दर को आप क्या बोलते हो, कोणीय वेग बोलते हो। बात क्लियर हुई। कोणीय वेग किसको बोलेंगे हम, कोणीय वेग जो बोलेंगे विस्थापन की दर को बोला जाएगा, यानी कि किस प्रकार से विस्थापित होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है और इसे ओमेगा से प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, ओमेगा = क्या हो जाएगा, θ/t हो गया, है ना, θ/t। तो ये एक तो यहाँ लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके आपको, है ना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट कर लो, रोक के वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से, और तो ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। गॉट में पॉइंट रखना। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या मिला है आपको, 5वें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ओके। अब आपके पास 6ठा क्वेश्चन क्या है, उसको भी मैं जल्दी से आपसे करवा देता हूँ। तो ये 5वां क्वेश्चन कौन सा था कि आपके पास था कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए और रेखीय वेग के साथ संबंध। तो रेखीय वेग को v से रिप्रेजेंट किया था, v = ओमेगा × r। तो ये यहाँ से इसको अपन ने प्रदर्शित भी कर दिया, ठीक है। तो ये चलो हो गया। दूसरा अपन 6ठा क्वेश्चन, हुक का नियम पूछा है उसने, है ना। दूसरे क्वेश्चन में आपको आर का करना है, अथवा का करना है, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ अथवा में क्या गया कि हुक के नियमानुसार प्रतिबल व विकृति का संबंध कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है ना। बात एक ही है, इसी को बोलने का तरीका समानुपाती, यानी इसका एक क्या सीधी सरल रेखा ग्राफ आएगा प्रतिबल और विकृति में। बस इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख डालो अच्छे से, तो ये आपके पास आ जाएगा। के क्या है, नेतांक है। 7वां क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7वां क्या है, तो आपके पास आता है कि क्या गया इसमें, 7वें में क्या गया, अनुनाद मतलब रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या, जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाए, उस आवृत्ति के अनुसार उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, और इस घटना को अनुनाद कहा जाता है, ठीक है। जिसे कि अपन LCR सर्किट या 12th में आपको नहीं करना है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए, आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको अनुनाद कह देना। तो ये भी जल्दी से कॉपी कर लो स्क्रीनशॉट लेके, है ना, या वीडियो को पॉज कर लो करके देखो ये यहाँ पर। और अब आपके पास आया है कि सदिशों के त्रिभुज का नियम, है ना, ये करना है और ये दोनों करना है। तो 9वां क्वेश्चन मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो अपन थोड़ा सा डाउन चलते हैं, चलो। हाँ, तो सदिशों का नियम, है ना, सदिशों के त्रिभुज के नियम की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्या आएगा, एक ये ले लिया अपन ने, तो इसमें नथिंग बट पाइथागोरस
प्रमेय लिया, पॉज करके इसको लिखो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अब ये यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी, यहाँ तक की वैल्यू तो ए थी मेरे पास, और ये कितनी हो गई, बी कॉस थीटा हो गई। याद आया, ये बी कॉस थीटा। तो इसको क्या कर दिया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का बी कॉस स्क्वायर थीटा 2 ए बी कॉस थीटा प्लस ये बी साइन स्क्वायर थीटा। सही से इसको यहाँ से बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ से परिणामी कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अब इसके 3 केस बनते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। ठीक है, फर्स्ट केस में 90 डिग्री मान लो तो ये रिजल्ट आएगा, 0 डिग्री मानोगे तो सिंपल ए प्लस बी आ जाएगा, और पाई मानोगे तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी हो जाएगा। तो ये इस टाइप का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, जल्दी से इसको आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, है ना, जल्दी से कॉपी कर लो। और अथवा वाला क्वेश्चन हालांकि एक करना है, लेकिन फिर भी 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, और 2 1 जा कितना होता है, -2 होता है, और p इंटू 1 कितना p होता है, और ये ए डॉट भी शून्य होना चाहिए। तो p इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होना चाहिए, -2 वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए। तो ये -2 आपके पास आ रही है। दैट्स ऑल, है ना। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्यूशन नोवा है ना। ऊपर आप जस्ट देख लीजिए, उसके अंदर 9th वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 9th वाले क्वेश्चन में क्या है कि घर्षण क्या है ना, घर्षण क्या है, और घर्षण के लाभ हानि बताइए, और घर्षण को कम करने के उपाय बताइए, है ना। ये 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो यहाँ पर घर्षण क्या है, उसका आंसर लिखा गया है कि 2 सतहों के मध्य में लगने वाला बल जो है वो 2 घर्षण कहलाता है, और ये 2 सतह की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। मान लो कि एक ये मोशन हो गया, डायग्राम चाहो तो बना देना आप, है ना। ये वाला एक ईंट पे दूसरी ईंट को क्या करोगे, घिसोगे ना, घिसोगे तो वो घिसाएगी नहीं, उसमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये आपेक्षिक गति का विरोध, ये सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है। अगर आप ईंट ऐसे खिसका रहे हो तो ये एफ इधर लगेगा। ठीक है, जिससे इसके लाभ क्या है, रोड पर अगर हम चल पा रहे थे, इसी कारण चल पा रहे हैं हम, और अगर हम खाना खा पा रहे हैं, चबा पा रहे हैं, तो घर्षण के कारण बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लाभ हो गया। हानि में क्या हो जाता है, जो ऊर्जा देते हैं वो ऊर्जा पूर्णतः कार्य या किसी गतिज में कन्वर्ट नहीं हो पाती, ये इसका मुख्य ड्रॉबैक है, ये उसकी। तो आपको ये लाभ हानि और कम करने के उपाय में क्या है, तेल लगा दिया, है ना, ग्रीस लगा दिया, या छर्रे डाल दिए। जैसे आपकी साइकिल होती है, वहाँ पर क्या लगे रहते हैं, एक्सेल में छर्रे लगे रहते हैं, तो उससे वो जल्दी से चल जाता है ना। छर्रे का प्रयोग करके इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। 10वें का आंसर में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है कि सरल लोलक एक ऐसा यांत्रिक युक्ति है, एक यांत्रिक अरेंजमेंट है या टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक अवितान्य मतलब डोरी को खींचने पर वो ज़्यादा एक्सटेंड न हो, है ना, ज़्यादा लंबी न हो, ऐसी डोरी को क्या बोलते हो, अवितान्य डोरी बोला जाता है। को एक गोलक यानी बॉब से, ये वाला क्या है, गोलक है आपका, से बंधा होता है, और इसे गुरुत्वीय क्षेत्र में यानी जहाँ पर जी होगा वहीं पे इसको काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि निर्वात में जहाँ पर ये जी नहीं है या है वहाँ पे नहीं हो, जहाँ जी होना चाहिए। में दोलन कराने पर जो आवर्तकाल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरल लोलक। इसमें क्या होता है, बलागुण टाउ जो होता है, ये क्या हो जाता है, आर क्रॉस एफ होगा, है ना, आर क्रॉस एफ होता है। और ये किसके वो तो एफ एम जी हो गया यहाँ पे, और एल जो हुआ ये एल साइन थीटा मैंने लिया। यहाँ से फिर दूसरी स्टेप, ये ऐसा कैसे आपको लिखना है ना। कॉपी पेन लेके बिल्कुल बैठ जाइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर बिल्कुल करना ना भूले। तो अल्फा कितना आ रहा है आपके पास, mgl साइन थीटा बटा ये, और ये जब छोटा होता है इसको थीटा मान लेते हैं। अब यही वैल्यू जो रहती है, अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा, है ना, ये -ω0² x के बराबर भी होता है। तो ये मैंने इसके बराबर रख दिया, और ये माइनस में लिखा इसे, और ये आई अल्फा था तो आई अपान में चला गया। तो यहाँ से मैंने इसको हल किया, तो mgl बटे आई, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, जड़त्वागुण होता है ना। जड़त्वागुण क्या हो गया आपके पास, जड़त्वागुण जो हो गया वो ml² हो गया। इसको रखा यहाँ से, यहाँ हल करा, तो बिल्कुल आपको ऐसा ही इसको स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके लिखना है। तो t = 2π√L/g ये सिद्ध करना था। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें विमी सूत्र से आपको सिद्ध करना, हालांकि मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है, लेकिन ये बहुत छड़ा सा क्वेश्चन है, तो आपको इसको नीचे लेना है। मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया क्या, नहीं, अरे बिल्कुल, आप लोग इसको लाइक करते जाइएगा। तो दोस्तों इसके आंसर नीचे लेते हैं ना। 11वें का विमी विधि से इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो विमी विधि से ये क्या, RHS ले लो, ये क्या RHS नहीं LHS है, LHS एस को क्या मानते हैं, मीटर में नापते हैं, और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। अब देखिए आप UT + ½ AT², U को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपान टाइम, यानी लेंथ अपान लंबाई बटे समय इंटू टी,
टी को टी से नापते हैं, तो एक टी से टी कट गया, 1/2, और ये क्या हो जाता है, ए को क्या लिख सकते हो, एल बाई टी का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा तो एल बचा। अब ये एल प्लस एल, तो ये 3l/2 हुआ, तो ये 3/2 तो क्या है, इसकी तो कोई अपनी डायमेंशन नहीं होती, कोई विमा नहीं होती, तो ये इसका आंसर आ गया एल आ गया, किसका, इसका आया हुआ, इसका। तो ठीक है, ये भी RHS आया और इसका एल तो यहाँ आ ही गया था, तो यहाँ से ये विमी रूप से एस और RHS का भी एस, तो ये क्या है, सिद्ध है ना। बिल्कुल कॉपी पेन लेके इसको पॉज करके लिखिए। दूसरे वाले का आंसर क्या, v² = u² + 2 - 2ag, है ना। v को क्या ले सकते हैं, लेंथ अपान टाइम का होल स्क्वायर, तो ये तो l का l स्क्वायर हो गया, और t स्क्वायर था जो अपान में था, ऊपर जाएगा तो -t² हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब RHS ले लो, u² को अगेन l/t का स्क्वायर लिखा जा सकता है, -2l/t, और ये l, तो ये l × l कितना हो जाएगा, l², और यहाँ से मैंने माइनस किया तो यहाँ तो इसको मार लेना है, तो l/t², और यहाँ पर भी क्या आ रहा था, ये l/t² या l⁻², तो समीकरण 1 व 2 बराबर है, तो इसके सत्यता की जांच होती है। ऐसा ही आपको लिखना है एक के नीचे एक, ओके। 12वां क्वेश्चन आपके पास लिखा जा रहा है कि शक्ति क्या है ना, शक्ति क्या है उसको आपको जस्ट परिभाषित करना है। मैं क्वेश्चन पेपर में देखता हूँ। हाँ, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक या विमीय सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि F.V, तो दैट्स ऑल, है ना। शक्ति किसको होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, एक लाइन का उत्तर। और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, तो ये W/T आ गया, और W = क्या होता है ना, फोर्स, या फोर्स को आप क्या बोल सकते हो, बल बोल सकते हो, है ना। ये क्या हो गया, और ये विस्थापन d, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, F × d, और ये लिखा मैंने, और ये d/t क्या होता है, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग हो जाता है, तो ये F × v यहाँ से सिद्ध हो गया। और शक्ति को अपन ने सिद्ध कर दिया, बल गुणित वेग, और इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये प्रश्न का दूसरा भाग है। और प्रश्न का तीसरा भाग है, इसका विमीय सूत्र जो होता है ml² t⁻²। यहाँ ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने कैसे निकाला है ना, पोस्ट करके, बिल्कुल आपको इसको, है ना, ये 12वां क्वेश्चन है, पोस्ट करके आपको इसको अच्छे से लिखना है ना, अच्छे से लिखना है, शेयर भी करना दोस्तों, बिल्कुल आता है समझ में, शेयर करना। 13वें प्रश्न का उत्तर क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो जो बॉडी या जो पिंड क्या करता है, वो घूर्णन करता है अपने अक्ष पे, ठीक है। ये वाला अक्ष हो गया उसका, या अक्ष से वो क्या करना, घूर्णित कर रहा है, उसे घूर्णी गति कहते हैं, है ना, उस पिंड की। तो रेखी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½ mv² हो गया, k = m/v, और v = ω × r, हम जानते हैं इसको, तो ये हम जानते हैं, तो यहाँ रखा, तो ये v की जगह ω × r रखा, तो ये इसका स्क्वायर खोला, तो ये बन गया। अब ये क्या है, ये I है, तो ये I ω² हो गया। I बराबर क्या, जड़त्व गुण है, द्रव्यमान गुणित त्रिज्या का वर्ग कर दिया मैंने, तो ये हो गया। और स्टोक का नेम लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 14 में कहाँ गया, प्रश्न नंबर 14 आपके पास लिखा हुआ है कि स्टोक का नेम लिखिए तथा सीमांत वेग क्या है, इसका सूत्र भी लिखिए। तो यहाँ पर मैंने स्टोक का नेम लिखना था, ठीक है। तो ये आपके पास स्टोक का नेम है कि जब कोई वस्तु, गोलाकार वस्तु किसी द्रव में v वेग से गिराई जाती है, और इस द्रव की सान्द्रता ईटा है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये 3 कारकों पे निर्भर करता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ठीक है। तो ये यहाँ से ईटा RV हो गया, और यहाँ से अगर इस प्रोपोर्शनलिटी यानी अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो 6π ये कांस्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पर आ रहा है एक सीमांत वेग, है ना, ये क्या था, सीमांत वेग। तो ये वस्तु गिरने के बाद एक निश्चित दूरी तय करने के बाद इसका वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, इसका त्वरण शून्य हो जाता है ना, इसका त्वरण शून्य हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। तो v टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है आपके पास कितना आता है, 2/9, है ना, ये वाला एक आता है उसके अंदर। और यहाँ पर आपके पास एक वस्तु का आता है कि जैसे मान लो कि मैंने सिग्मा, उसका घनत्व है ये रो, तो ये किसका है, जो गिरने वाली पिंड है उसका घनत्व है, ये उस द्रव का घनत्व है ना। और यहाँ पर जो एक और फैक्टर है ना, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना, जस्ट टर्मिनल वेलोसिटी आपको ध्यान में रखना। आप ऊपर जस्ट देख सकते हो, इसके अंदर ये मैंने लिखा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का। और यहाँ पर एक कांस्टेंट कह दो कि ये c आता है 2/r, और ये सब करके आता है, तो ये सीमांत वेग हुआ, इतना आप इसको कर सकते हो। चलो नीचे चलते हैं। कितना, 15वां क्वेश्चन। चलो दोस्तों, तो 15वां क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास आ रहा है कि ऊष्मागतिकी जो नेम होता है, यह कई चक्र में होता है, प्रक्रमों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और प्रत्येक ऊष्मागतिक प्रक्रम में क्या होता है, निकाय का दाब, ताप तथा अन्य प्रावस्थाएं जो वेरिएबल्स होते हैं
चर बदलते हुए ऊष्मा वो कार्य का विनिमय करता है। और इन परिवर्तनों को आप क्या कह सकते हो, इन्हीं परिवर्तनों को अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था में वापस से आते हैं। तो उसका ये वाला स्टेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये उसके दो चित्र, तो ये दोनों चित्र बनाने हैं आपको, ठीक है। नो डाउट उसके अंदर कुछ सोचना नहीं है ना। और ये डायग्राम कैसा है, ये पीवी का डायग्राम, प्रेशर और आयतन का, है ना। और उसके बाद 16वां क्वेश्चन अपन हल करते हैं, है ना। 16वां क्वेश्चन कहाँ से है, प्रोजेक्टाइल मोशन से है ना, प्रक्षेप्य गति से। यानी आपको सिद्ध करना कि जो प्रक्षेप्य गति है उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। तो ये S = समीकरण लगाई, ux क्या आया, u cos थीटा, और ये u sin थीटा आपके पास आया, ठीक है। इसको आप क्या करा, ये आप इसने दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग कौन सा हुआ, ये वाला, और ये एक वर्टिकल हुआ। तो आपको क्या करना है इसमें, बस ऐसा कैसा लिखना है, ये वाली जी स्टेप्स स्क्रीनशॉट लेके आप छाप सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आई ये वाली बात। अब आपको क्या करना है, ये ux की जगह uy की जगह आपने u sin थीटा रखा, t की जगह आप यहाँ से ले सकते हो, ये मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, है ना। तो ये x/u cos थीटा, ये 1/2, ये आपको आता है, जनरली आता होगा, नहीं भी आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। अब ये देखो, ये कांस्टेंट हो गया, इसको a मान लो, और ये पूरा जो आ रहा है ये क्या हो गया, b हो गया। तो ये ax + b के फॉर्म में हो गया। और ये किसका इक्वेशन है, परवलय का है ना, पैराबोला का इक्वेशन है। किसका है, पैराबोला का, ठीक है। तो ये आपको लिखना है परवलयाकार, ठीक है। तो ये आप इजीली इसको लिख सकते हैं, परवलयाकार। बात क्लियर हुई। तो ये आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। और वापस चलते हैं ये वाली स्लाइड्स के बाद। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, जारी है उसी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है क्वेश्चन। अभी आगे अपन इसको प्रोसीड कर रहे थे, है ना। प्रोजेक्टाइल या जो प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल भी पूछा है उसने। उड्डयन काल मतलब कितने टाइम तक वो हवा में रहा है, कौन, ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा उसको, है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल टी, ठीक है। तो ये u cos थीटा वही वाला है ना। ये एक चित्र बनाना है। अब इसमें प्रथम समीकरण उपयोग करनी है। प्रथम समीकरण में अंतिम बिंदु पर vy कितना हो जाएगा, ये है ना। ये अंतिम बिंदु पर जो vy होगा क्या था, ये यहाँ पे रख दिया, और ये a क्या है, यहाँ g आ जाएगा, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और ये लिखना है। तो ये जाने में समय लगा है ना, ये मूल उच्चतम बिंदु पर पहुँचने में समय लगा, उतना ही समय आने में लगा जितना समय जाने में लगा। तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जोड़ दो इनको 2 बार, गो टाइम, जाने में समय लगा, आने में समय लगा, है ना। ये जोड़ा तो ये 2u sin θ/g आ गया। बात क्लियर हुई। तो ये 2u sin θ/, तो ये कितना हो गया, ये 2u sin θ/g सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ये उड्डयन काल के लिए आपके पास ये वाला सूत्र आ गया। थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखा दूँ, ठीक है। तो ये वाला करना है आपको, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको इतना स्क्रीनशॉट लेना। फिर ये क्या 17वां और 18वां क्वेश्चन करा देता, पहले 18वां करा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है कि पलायन वेग क्या होता है, या पलायन चाल क्या होती है। यानी यह वह वेग होता है जिसके, है ना, जिसके अनुसार किसी ग्रह या पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को इतनी वेग से फेंको कि वो वापस उसी ग्रह पर लौट के आ ही नहीं पाए, वो अनंत में चला जाए, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर कभी लौट के नहीं आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों गतिज ऊर्जा और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या लिखते हैं, जो पिंड फेंका गया वो और उस ग्रह का द्रव्यमान बटे जो उसकी त्रिज्या होती है। ये तो यहाँ से ये उठा के उस साइड गया तो 0 साइड गया, तो ये जी में ये क्या, उस फेंके गए पिंड का वेग से वेग कट गया, है ना। तो यहाँ पे आप आओगे तो क्या आ जाएगा, ये अब 1m से m कटा, तो यहाँ v² कितना बच गया, ये अपान में, तो इसको ऊपर नीचे r से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, gm अपान ये कितना हो गया, r² हो गया। इसको आप क्या लिखते हो, ये स्मॉल g लिखते हो, तो ये 2gr हो गया। और ये अंडरवुड के अंदर कितना हो जाएगा, 2gr हो, तो ये क्या हो गया, मेरा पलायन वेग हो गया, है ना। ये gm अपान ऐसे लिखना है वहाँ पे आंसर में, है ना, पृथ्वी के ग्रह पर। चलो ठीक है, ये इतना हुआ, ये गुरुत्वीय नियतांक होता है। और यहाँ से वो सिद्ध पूछा था उसने कि व्यंजक m1 अर्थात फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है ना, ये बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। नीचे आते हैं और 17वां क्वेश्चन, ये उसका है, यहाँ पर एक गुटका है उसका, ठीक है। अब ये यहाँ से कितना आ रहा है, mg मास आ गया, ठीक है, ये mg है।
और ये कितना हुआ, ये तो ऐसे छोड़ दिए, इसका कोई मतलब नहीं। ये उसकी क्या हो गई, उसके अपोजिट, और ये एम जी कॉस थीटा को अपन ने तोड़ लिया एम जी कॉस थीटा में, और ये क्या हो गया, उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, तो एम जी कॉस थीटा किससे संतुलित हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन से, अभिलंब प्रतिक्रिया से हो रहा है। और एम जी साइन थीटा किससे संतुलित हो रहा है, ये अपने गुटके पे जो सीमांत घर्षण बल लग रहा है उस पे संतुलित हो रहा है। और ये एम जी साइन थीटा क्या हो रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। लेकिन जैसे जैसे गुटके के आनत तल को उठाया जाए, जैसे जैसे उठाया जाए, तो ये बल क्या है, रीएडजस्टिंग होता है। तो ये किससे, तो घर्षण बल इससे हो गया है नत आनत पर। ठीक है, ये क्या हुआ, एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम से एन, म्यू एन क्या है यहाँ पर, अभिलंब प्रतिक्रिया, आर या एन से आप रख सकते हो। परंतु एन बराबर क्या हो गया, एम जी बराबर इसको क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ ये 17 का है, तो यहाँ जस्ट आप इसको पोज करके लिख सकते हैं। और ये फिर एम जी से एम जी कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, न्यू बच जाएगा। तो ये जैसे ही आएगा, इसके अपान में कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये म्यू एस मतलब स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिक मतलब सीमांत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सीमांत, तो थीटा बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स म्यू एस आ गया, और यही संबंध आपको दर्शाना है। तो ये नत आनत पर था और गुटकों के मध्य लगने वाला नत आनत। तो ये एक इतना था, तो इसका अपन ने सॉल्यूशन दिया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो आप मुझे, और अगर ये सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप जस्ट कमेंट कीजिएगा। आप इस पूरे आंसर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक का था।